Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the class CS312 and CS362L both. गुज़िश्ता 2 weeks में लोड शेडिंग और इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से बहुत इश्यूज़ रहे ओडीएल क्लासेस के अंदर और अच्छी खासी डिस्टर्बेंस जो है वो रही है ऑन कैंपस जो फैकल्टी बिकॉज़ आई एम ऑन कैंपस तो कैंपस पे लोड शेडिंग भी और इंटरनेट का इशू भी था। लास्ट वीक में एचईसी का पर्न का कोई इशू था जो कि कामरान साहब ने ग्रुप पे पोस्ट भी किया था, जो स्टाफ का और फैकल्टी का ग्रुप है आरसीईटी का, तो उस वजह से इंटरनेट जो है वो भी डाउन रहा। फिर लोड शेडिंग जो है वो 1 आवर लाइट आती है, फिर 1 घंटा चली जाती है। कल सुबह पहले लाइट चली गई थी, जब लाइट आई तो इंटरनेट डिस्टर्ब हो गया और लेक्चर रिकॉर्डिंग भी नहीं मैं कर सका। रात को 9 के करीब जो है वो इंटरनेट रिज्यूम हुआ, क्योंकि मुझे ये घर से जो है वो लेक्चर आपका डिलीवर करना होता है। ऑफिस में तो जो द सिस्टम आई हैव इज़ अ पेंटियम और उस पर मैंने टीम्स को आई थिंक वेडनेसडे को मैं लेके गया हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, और उस पर मैंने टीम्स का अपडेट चलाया एंड इट टुक लाइक फ्रॉम 9 AM to 12:30 PM, और फिर भी उसके ऊपर जो है वो स्पीड स्लो होने की वजह से इट वाज नॉट डिटेक्टिंग माइक, तो वो नहीं हो सका। और बाकी कल थोड़ा सा लाइट और इंटरनेट का इशू था, तो काफ़ी अच्छी खासी क्लासेस जो हैं वो डिस्टर्ब रही हैं। एटलीस्ट मेरे केस में तो जैसे कि यू गाइस नो दैट आई एम teaching from desktop computer because my laptop is out of order nowadays, so I have to face a lot of issues due to light and electricity for recording lectures and delivering। जब जिस वक्त लाइट होती है तो इंटरनेट नहीं होता, जब इंटरनेट आ रहा होता है तो लाइट गई होती है। I have to teach from desktop और कैंपस के अंदर कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है लेक्चर थिएटर जिसमें कि लाइट और इंटरनेट ऑल द टाइम अवेलेबल हो और कंप्यूटर सिस्टम्स भी हों जिस पे जाके आप अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई और इंटरनेट सप्लाई इंश्योर्ड हो और वहाँ पे आप एज पे टाइम टेबल अपने लेक्चर डिलीवर कर सकें। सो कैंपस ने कोई ऐसी फैसिलिटी हमें नहीं दी हुई है, इट इज़ ऑन आवर ओन। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा नहीं, काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई होगी लास्ट 2 weeks में, एक्सक्यूज़ फॉर दैट। तो आज लकीली आई हैव इंटरनेट एंड ऑल्सो लाइट भी है एंड आई एम डिलीवरिंग दिस लेक्चर फ्रॉम माई कंप्यूटर एट माई फ्लैट एट द कैंपस। तो इसमें हम दोनों चीज़ों को कवर करेंगे। लास्ट आपका जो मंडे की क्लास थी आई थिंक वो तो आपको मिल गई थी और रिकॉर्डेड फॉर्म में वो हुई थी हमारी क्लास। जो थर्सडे की कल की क्लास थी वो डिस्टर्ब हो गई थी थोड़ी सी आपकी, और कल और परसों पीसी का विज़िट भी था कैंपस के ऊपर, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस थी कि आप अपने ऑफिसेज में रहें, और ऑफिस में जो मेरा सिस्टम है उस पर टीम्स काम नहीं करता। इट्स अ पेंटियम सिस्टम एन ओल्ड सिस्टम, और उसमें इंटरनेट का भी सुबह इशू था, तो इसलिए कल की क्लास नहीं हो सकी। दो आई वाज एट द ऑफिस ऑल द डे टिल 4 PM, लेकिन वहाँ पे कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है जिस पे आपको लेक्चर डिलीवर किया जा सके। तो कल और परसों पीसी थी और आज कल वो चले गए हैं, तो आज मैं लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हूँ फ्रॉम माय होम सिस्टम। सो नोटिफिकेशन पे चलते हैं जी। आपका जो ऑनलाइन क्लासेस हैं जैसा कि आप देख सकते हैं 2018 और 19 सेशन की ये 2 जुलाई तक आपकी क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगी, और हॉस्टल फैसिलिटी आपकी कल से स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम 3 जुलाई, और आप लोग आएंगे और आपको डेट शीट भी मिल गई होगी जो कि सीआर और जीआर से कंसल्टेशन करके, तो उसके बाद फिर टीचर से कंसल्ट करके वो फाइनल की थी, और फिर अब डॉक्टर साहब ने उसको साइन भी कर दिया और आपकी ग्रुप पे भी शेयर हो गई है। सो डेट शीट आपके पास अवेलेबल है। ओके, ये मिड टर्म एग्ज़ाम है, और फिर आप देख सकते हैं कि आपकी जो साइकोमोटर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है उसके लिए यूईटी ने अच्छा खासा टाइम दिया है हमें। 12 जुलाई से 30 जुलाई है, लेकिन इसमें 3 दिन ईद के भी ऑफ होंगे,
और बाकी जो है हम इंशाल्लाह इसमें एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। 30 जुलाई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे फाइनल टर्म के। सो वी हैव लॉट्स ऑफ डेज फॉर लैब इवैल्यूएशन एंड क्विज़ेस ऑफ थ्योरी इन वन सेशन ऑन DLL एज वेल। तो ये तो इंशाल्लाह हम जब आप कैंपस में आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे। तो अभी जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले, क्योंकि लाइट का आप कुछ नहीं कह सकते कि इस वक्त वो चली जाए। सो let me start the slide of pumping Lima which we have to do today। और ये स्लाइड्स मैं आपकी अपलोड भी कर दूंगा। लास्ट लैब का सेशन मैंने डाउनलोड तो कर लिया, लेकिन वो अपलोड नहीं हो सका, तो उसको मैं अपलोड कर दूंगा। वैसे उसमें हमने सिलेबस देखा था कि किस तरह से हमने कवर किया और कहाँ तक हमारा हो गया, और कुछ डिस्कशन भी थी स्टूडेंट्स के साथ। सो आई विल अपलोड दैट एज वेल। सो लेट मी शेयर स्लाइड्स विद यू। फर्स्ट हम 312 को देख लेते हैं, क्योंकि उसका थोड़ा सा सिलेबस आपका रहता है। और मैं 312 का, कैन यू हेयर मी? आपको मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? यस सर। ओके, थैंक यू। तो आपके सामने अभी स्लाइड्स उम्मीद है आपको शो हो रही होंगी। तो अब हम आ जाते हैं कुछ टॉपिक्स पे जो कि हमारे रह गए हैं करिकुलम में से। उसमें जो मेन था हमारे पास वो था आपका पंपिंग लीमा। ये है क्या चीज़? ये एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज का एक इसे आप थ्योरम तो नहीं कह सकते, लेकिन कह भी सकते हैं, क्योंकि थ्योरम ऐसा होता है जो कि ऑल कंडीशंस में सेम रिजल्ट को प्रोड्यूस करे। सो पंपिंग लीमा इज मोर लाइक अ रूल ऑफ थंब देन अ थ्योरम और एल्गोरिदम, क्योंकि ये सर्टेन कंडीशंस में तो ट्रू रिजल्ट देता है, और कुछ कंडीशंस में ये सूडो सूडो एल्गोरिदम या सूडो थ्योरम बन जाता है, जिसमें कि इसका प्रूफ गलत होता है, यानी कि इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो एक्चुअल रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। लिहाजा हम इसको रूल ऑफ थंब कह सकते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया था कि रेगुलर और नॉन रेगुलर का फ़र्क तो आपको FSA से ही पता चल सकता है, कि अगर आप उसका FSA डिज़ाइन करें और FSA बन जाता है किसी लैंग्वेज का, तो वो रेगुलर है, और अगर आप नहीं बना पाते तो वो नॉन रेगुलर है। बाकी हमारे पास सर्टेन रूल्स ऑफ थम्स हैं, जैसा कि हमने कहा था अनबाउंडेड रिपीटिशन इज़ नॉन रेगुलर। जैसे बैचिंग पैरेंथेसिस का अगर आप जर्नल FSA बनाना चाहें कभी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इसी तरह और भी हमने एग्जांपल्स लास्ट टाइम देखी थी, पैलिंड्रोम है, प्राइम है, तो इसके FSA बना के देखिएगा, आपसे नहीं बनेंगे। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है लाइक A to power n B to power n, वेयर n जो है वो 1 to n या 0 to n रिवॉल्व करता है, तो इसका भी आप FSA नहीं बना पाएंगे। वाई? वी डोंट हैव टेप्स, वी कांट काउंट हाउ मच नंबर ऑफ एज हमने रन किए हैं, और उतने ही बी आने चाहिए। हाँ, इसको अगर आप फाइनाइट कर दें तो ऑल फाइनाइट लैंग्वेजेस आर रेगुलर। एन को बाउंड कर दें तब वो रेगुलर है, अगर वो अनबाउंडेड है तो वो नॉन रेगुलर है। बट इट्स अ रूल ऑफ थंब दैट अनबाउंडेड रिपीटिशन इज नॉन रेगुलर। सो पंपिंग लीमा एक आपकी ऐसा थ्योरम है जिसमें कि सर्टेन कंडीशंस में वो ट्रू हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात वो सूडो कहते हैं रॉन्ग थ्योरम को, वो सूडो थ्योरम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने CLOs बड़ी तफसील से डिस्कस किए थे, आज मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा। बस आपको दिखा देता हूँ कि हमारे जो कुछ टॉपिक्स हैं पंपिंग लीमा, और उसके जो आपके पास नोट्स हैं कुछ, जिस तरह से महल नेरॉट थ्योरम है, उसको हम देखेंगे इंशाल्लाह। सेल्फ एम्बेडेडनेस है, इसको भी देखेंगे। तो ये चीज़ें हमने आज की ही स्लाइड से करनी है, और फिर हमारा सिलेबस जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा एज़ पर द प्लान, जो कि हमारे पास उसका प्लान मौजूद था, उसके हिसाब से वो पूरा हो जाता है। आज यू कैन सी के, और फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम का भी पढ़ेंगे ब्रेक करके। दोनों को आज कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि OS के लिए हमारे पास साइकोमोटर वीक के अंदर हम सेशन कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेट्स स्टार्ट। तो नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस का मैं आपको इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ पिछली क्लास में, तो उसको रिपीट करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है उसका FA नहीं बन सकता, तो फिर ज़ाहिर है उसका TG भी नहीं बनेगा, GTG भी नहीं बनेगा, ठीक है।
क्योंकि ये रेगुलर लैंग्वेजेस टूल्स हैं, तो अगर कोई लैंग्वेज नॉन रेगुलर है तो आप उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रेगुलर लैंग्वेज टूल से नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। अब हम ज़रा एज पर द थ्योरम ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हम ये सपोज करते हैं कि ए टू पावर एन बी टू पावर एन इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज, और अगर ये रेगुलर लैंग्वेज है तो डेफिनेटली इसका एफ एस ए होगा, बिकॉज एवरी रेगुलर लैंग्वेज कैन बी डिस्क्राइब बाय एन एफ एस ए। अब देखें, suppose it is required to prove that this language is non-regular, let contrary or by the method of contradiction L be a regular language, then by Kleene theorem of unification it must be accepted by an FSA or an NFA, ठीक है, say F, since every FA has finite number of states, हर FSA में QI finite होता है, then the language L being infinite accepted by F must have words of length more than the number of states। अच्छा, अब लैंग्वेज क्योंकि इनफाइनाइट है, स्टेट्स आपकी फाइनाइट होती हैं एफए में, तो इनफाइनाइट लैंग्वेज के अंदर कहीं ना कहीं फिर लूप बैक तो होता है ना, क्योंकि ज़ाहिर है आपने इनफाइनाइटली मैनी वर्ड्स अगर रिकॉग्नाइज करने हैं, फॉर एग्जांपल ए इंटू ए प्लस बी क्लोजर है, अब ये एक इनफाइनाइट लैंग्वेज है, इसका अगर आप एफ एस ए बनाएंगे तो इसमें कहीं ना कहीं सर्किट या लूप बैक होगा टू एकोमोडेट इनफाइनाइटली मैनी वर्ड्स। ठीक है, तो वो आप देख लें कि ए से आप जाएंगे फाइनल पे, बी से जाएंगे डेड स्टेट के ऊपर, और फिर जो फाइनल स्टेट होगी उस पर ए बी का एक लूप बैक होगा। वो लूप बैक क्या करेगा, इनफाइनाइटली मैनी वर्ड्स को एब्जॉर्ब कर देगा। यही बात इसने यहाँ पे लिखी है कि एल क्योंकि एक इनफाइनाइट लैंग्वेज है, और अगर ये रेगुलर है और इसका एफ एस ए है, तो एफ एस ए में तो क्यू आई फाइनाइट होता है, सेट ऑफ नोड्स, जब नोड्स फाइनाइट हैं देयर मस्ट बी अ सर्किट और लूप टू एकोमोडेट इनफाइनाइटली मैनी वर्ड्स। For the sake of convenience, suppose that f has 10 states. qi को 10 suppose कर लिया इसने, आप इसके अलावा भी जा सकते हैं, contradictory proof है ना, it is very simple. Consider the word a to power 9 b to power 9 from the language L and let the path traced by this word be shown as under. अब एक 10 की हमने बना लिया जी, कोई सा एफ ऐसे आप अपनी तरफ से कोई डिज़ाइन कर सकते हैं, उस पर ज़रा a to power 9 b to power 9 इसने जो है वो रन करके देखा कि ये किस तरह से रन होगा। अब अगर हम स्टार्ट स्टेट से शुरू करें तो देखें, हम 2 स्टेट पे जाएंगे, 1 ए कंज्यूम हो जाएगा, 3 स्टेट पे जाएंगे 2 ए कंज्यूम हो जाएंगे, 4 स्टेट पे जाएंगे 3 ए कंज्यूम हो जाएंगे, 6 स्टेट पे जाएंगे यहाँ से 4 ए कंज्यूम हो जाएंगे, 5 स्टेट पे जाएंगे 5 ए कंज्यूम हो जाएंगे। अब आपको आगे एक सर्कल नज़र आ रहा है, ये सारे के सारे 9 एज इस लूप में 3 4 6 5 3 इस लूप के अंदर कंज्यूम हो जाएंगे और हम फाइनल स्टेट पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इससे हमें, और फिर हम यहाँ से अगर फ़र्ज़ करें कि हम यहाँ से बी रीड करना शुरू कर दें, ठीक है, तो हो सकता है कि आप जो बीज हैं वो भी कहीं रास्ते में आपकी एंड अप हो जाएं, आप इसका एक सेटिस्फैक्ट्री एफएसए नहीं बना सकेंगे। दूसरी चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि इसने एफएसए तो बना लिया है, लेकिन 1 पे बी का एज नहीं है, 2 पे बी का एज नहीं है, 3 पे बी का एज नहीं है। ये सिर्फ उसने समझाने के लिए एक एफएसए ड्रॉ किया कि आप फॉर द सेक ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन आप एक एफएसए बनाएं और उसमें आप शो कर सकते हैं कि आप इसका जर्नल एफएसए नहीं बना सकते। अभी ये आपको उस प्रिंसिपल की तरफ लेके जाएगा जिससे हमारा प्रूफ मज़ीद आसान हो जाएगा, जिस प्रिंसिपल को हम कहते हैं पंपिंग लीमा। ठीक है, अब देखें आगे वो एग्जांपल से अपनी थोड़ी से उसने नोट्स एक्सट्रैक्ट किए हैं। बट लूपिंग द सर्किट जनरेटेड बाय द स्टेट्स 3 4 6 5 3, ये वही जो मैंने आपको लूप दिखाया था, विद ए एजेस वंस मोर एफ आल्सो एक्सेप्ट्स द वर्ड ए टू पावर 9 प्लस 4 बी टू पावर 9, जो कि लैंग्वेज में है नहीं, स्टैरिक तो नहीं था ना, लैंग्वेज में क्या था, एन था ना, तो ए की पावर और बी की पावर इक्वल है। लेकिन आप देखें इस सर्किट में ए टू पावर 9 तो आपने कर लिया, लेकिन ए टू पावर 13 करके फिर बी पे जाके आप फाइनल स्टेट पे पहुंच सकते हैं, जबकि वो तो लैंग्वेज में है ही नहीं। यानी कि ये जो ग्राफ है ये ए टू पावर 13 बी टू पावर 9 को एक्सेप्ट कर रहा है, विच इज़ नॉट अ वर्ड इन एल। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि ये एफ एस ए टू पावर एन बी टू पावर एन को रिप्रेजेंट ही नहीं करता। It may also be noted that because of the circuit discussed above, F also accept the word a to power 9 और फिर a to power 4 का m, वो सर्किट में a की पावर 4 है ना, तो आप उस 4 को इन्फाइनाइटली मैनी टाइम्स सर्कल बैक कर सकते हो। तो a की पावर 9 और a to power 4 to m b to power 9, ये तो लैंग्वेज ही बदल गई। Moreover, there is another circuit generated by the states 9 10 9,
अब देखें एक और सर्किट भी यहाँ पे अवेलेबल है 9 10 9। अब आप 9 10 में बी जितने मर्जी रीड करें घूमते रहें। जैसा कि मैंने कहा कि ये एक उसने एग्जाम्पल बनाई है और इसमें नो पास भी काफ़ी सारे हैं। आप ख़ुद की एग्जाम्पल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हम कॉन्ट्रडिक्शन यूज़ कर रहे हैं, हमने बस ये शो करना है कि नॉन रेगुलर लैंग्वेज का एफएसए नहीं बन सकता, जो कि रियलिटी है। तो हम उसका कॉन्ट्रेरे सपोज करके कि बन सकता है कि एफएसए बनाएंगे और उसको फेल कर देंगे। सो दिस इज़ हाउ सिंपल पंपिंग लीमा इज़। तो इसने देखें आपको दूसरे सर्किट की तरफ इशारा किया, इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ लूपिंग द बी सर्किट एज वेल। एफ एक्सेप्ट्स द वर्ड ए टू पावर 9, ए टू पावर 4 टू पावर m, b टू पावर 9 एंड b टू पावर 2 टू पावर n। वो जो 9 और 10 है उसमें दो बी लगते हैं ना, 9 से 10 पे जाएं, 10 से वापस 9 पे आए, दो बी खर्च हुए, तो उसकी पावर n भी ये लैंग्वेज एक्सेप्ट करती है, 9 बीइंग द फाइनल स्टेट। सो लैंग्वेज ही बदल गई। So where mn expand from 0 to n simultaneously, which shows that f accepts words that are not in the language L. So similarly, for finding FSAs accepting other words from L, they will also accept the words which do not belong to L. Thus, we come to the conclusion that there is no FSA which can accept the non-regular language L, which shows by Kleene theorem of unification that there is no regular expression as well, there is no transition graph as well, there is no non-deterministic finite automaton as well, and there is no generalized transition graph as well, which can accept the non-regular language a to power n, b to power n, because all regular language tools don't have input tapes. When we don't have the input tape, we can't count the occurrence of the letter A, और फिर उतनी occurrence को B से हम match नहीं कर सकते, although we can do the same in PDA. Non-regular language tools में हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन regular language tools में it is not possible. So this is pumping lemma. The observation made from this example generalized the theorem also called the pumping. Pumping French word है, इसका मतलब होता है fetch. Lemma means principle, fetching principle regarding the infinite regular language as follows. अब पंपिंग लीमा या फेचिंग प्रिंसिपल की स्टेटमेंट आ रही है। ऑल्दो आपने एक पंपिंग लीमा अपनी तरफ से अभी इन स्लाइड्स में जो गुजरी है, यू हैव प्रूव्ड पंपिंग लीमा बाय कॉन्ट्रडिक्शन। आपने कॉन्ट्रडिक्शन के मेथड से ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस का एफएसए नहीं बन सकता। सो इसकी स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। ये वैसे ही है जैसे आपके पास मूर एंड मीले मशीन, दो बहुत ही सादा से ट्रांसड्यूसर्स थे। ऑल्दो आपने जो अपने प्रोजेक्ट्स में ट्रांसड्यूसर्स इस्तेमाल किए और जो वेट्स लगाए, वेटी ट्रांसड्यूसर्स, वो मच मोर कॉम्प्लेक्स थे देन दो सिंपल मूर एंड मीले मशीन्स। Statement is let L be any infinite regular language that has infinite many words. Defined. देखिए फाइनाइट की तो बात ही नहीं है ना, फाइनाइट तो थ्योरम 5 में ऑलरेडी प्रूव्ड है कि ऑल फाइनाइट लैंग्वेजेस और रेगुलर, और आपने काफ़ी सारे उसके एफएसएस भी बनाए हैं। सो वी आर ओनली टॉकिंग हेयर इन नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस। किसकी हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट लैंग्वेजेस की। फाइनाइट तो ऑलरेडी regular proof हो चुकी हैं. Let L be any infinite regular language that has infinitely many words defined over an input alphabet sigma I, then there exist three strings x, y, and z belonging to sigma closure. Sigma closure means sigma का Kleene theorem, where y is not the null string. पहली कंडीशन, पंपिंग लीमा कहता है जी तीन लफ्ज होंगे आपकी इनफाइनाइट लैंग्वेज में, x, y और z, और शर्त यह है कि y नॉन नल होगा, such that all the strings of the form x, y to power n, z for n belonging from 1 to n are the words in L. वो ये कह रहा है कि अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर होगी तो उसके आप इनफाइनाइट लैंग्वेज के तीन हिस्से बना सकोगे, x, y और z। y नॉन नल होगा और y आपकी मस्ट कंडीशन है। देखें y के ऊपर n दिया हुआ है ना, x भी गार्बेज हो गया और z भी गार्बेज हो गया, और गार्बेज बाजू का नल भी हो सकता है ना, लेकिन मस्ट कंडीशन नल नहीं होगी। देयर मस्ट बी अ लॉजिक, और वो लॉजिक परसिस्ट करेगी। लैंग्वेज इनफाइनाइट है तो पहले लफ्ज से लेके आखिरी लफ्ज तक, जो कि उसका लास्ट वर्ड होगा इनफाइनाइट सेट का, वहाँ तक आपका पैटर्न परसिस्ट करेगा, ठीक है, इट वॉन्ट चेंज। सो ये पंपिंग लीमा का स्टेटमेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमेशा ट्रू नहीं होता। सो इसके उसने कुछ प्रूफ दिए हैं ऐसी लैंग्वेजेस के लिए जिस पर ये होल्ड करता है। If L is a regular language, then according to Kleene theorem, there exists an FSA F that accepts this language. Now F
बाय डेफिनेशन मस्ट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। क्यों है फाइनाइट होता है, लैंग्वेज इनफाइनाइट है, तो देयर मस्ट बी अ सर्किट और लूप। सो लेट्स चेक, let W be a word in the language L so that the length of word is greater than the number of states in F. In this case कोई ऐसा हमने लफ्ज़ उठाया जिसकी लेंथ FSA की QI की लेंथ से ज़्यादा हो प्रूफ करने के लिए। इन दिस केस क्योंकि फिर ही Y का N बनेगा ना, Y उस वक्त N बनना है जब आप कोई ऐसा लफ्ज़ उठाएं जिसकी QI से जो लेंथ है वो ज़्यादा हो। In this case, the path generated by the word W is such that it cannot visit a state for each letter. कहीं ना कहीं सर्किट और लूप आएगा ही। तो अब हम इस पार्ट को तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं y की पावर n बनाने के लिए। द सब स्ट्रिंग विच जनरेट्स द पाथ फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द स्टार्ट स्टेट, हम उसे कह लेते हैं विच इज रिविजिटिंग फर्स्ट वाइल रीडिंग द वर्ड x, उसे x कह लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे लूप जनरेट हो रहा है वहाँ तक पहुँचने के लिए जो लेटर्स रीड होंगे उसका नाम हमने x रख दिया। ठीक है, और x नल भी हो सकता है जैसा कि थ्योरम के अंदर था। ये थ्योरम का इट सेल्फ प्रूफ चल रहा है, डिस्क्रिप्टिव प्रूफ है, बातों के जरिए ही करेंगे, एग्जाम्पल्स बाद में आएंगी। अच्छा, दूसरा क्या है, द सब स्ट्रिंग विच जनरेट्स द सर्किट। जाहिर है जहाँ पे सर्किट जनरेट होगा वो y हमने करना है क्योंकि y ने रिपीट होना है, उसका नाम हम रख देंगे y। और फिर उस सर्किट से लेके फाइनल स्टेट तक जो हमने जाना है उसका नाम the substring which is the remaining part of the word after y, call this part as z. It may be noted that this part may be null as well. तो सर्किट के बाद जितनी स्टेट्स बनती हैं उसको हम z का नाम दे सकते हैं। अब y क्योंकि सर्किट में है तो y की पावर n बन जाएगी। तो इस तरह अगर किसी वर्ड w के तीन हिस्से बन जाए x y टू पावर n z, तो वो कुछ कंडीशंस में एज पर रूल ऑफ थंब ऑफ पंपिंग लीमा रेगुलर होगा। लेकिन पंपिंग लीमा हमेशा ट्रू नहीं होता है, ये फॉल्स भी हो सकता है। और इसको फॉल्स करने कुछ एग्जांपल्स इसने दी हुई हैं, बट वी वांट गो टू द कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी जहाँ पे हम बात करेंगे कि थ्योरम्स को फॉल्स कैसे किया जा सकता है। ओके, तो ये जी हो गया जी जहाँ जो बाकी पार्ट था। Now this is obvious that looping the circuit successfully, the words x, y to power n, z can be formed. Therefore, pumping lemma holds for certain FSAs. तो ये pumping lemma itself का descriptive proof हो गया. So if you are asked to prove pumping lemma version 1 descriptively या descriptively ना भी लिखा हो तो ये उसका journal proof है स्टूडेंट्स, आप उसको generally in wordings में proof कर सकते हैं। जैसा कि क्लीनी थ्योरम ऑफ यूनिफिकेशन का डिस्क्रिप्टिव प्रूफ दिया हुआ है जो कि हमने किया था चैप्टर 7 के शुरू में। ओके, अगले थ्योरम में अगर z की पावर n चली जाए, x भी रिपीट हो रहा हो, तो उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न मस्ट कंडीशन से है। इन द अबव थ्योरम इट इज नॉट अफेक्टेड इफ द z पाथ हैज सर्किट। टू प्रूव द थ्योरम इट इज ओनली टू फाइंड अ सर्किट। पहला सर्किट आपने ढूंढना है बस, y वाला जो पैटर्न है, and then looping that circuit is all that is needed. While looping the circuit, the volume of the string y or z is pumped. So the theorem is called the pumping lemma. Okay, y का circuit find करने में you fetch the strings again and again. So that's why this theorem is called, rule of thumb कह लें ज़्यादा बेहतर है, this rule of thumb is called pumping lemma, a fetching principle. Consider the following 5 states FSA, say F which accepts an infinite language. अब इसने proper FSA दिया है स्टूडेंट्स, जो कि इसमें 5 टपल अगर टेबल बनाई तो पूरी हो जाएगी। अब इस पे इसने पंपिंग लीमा जो है वो ये प्रूफ करेगा। अब देखें W हमने कैसा उठाना है वर्ड प्रूफ के लिए। जब भी FSA से पंपिंग लीमा को साबित करना है तो वर्ड उठाना है जिसकी लेंथ QI की लेंथ से ज़्यादा हो। QI की लेंथ कितनी है, यहाँ पे 6 स्टेट्स हैं, तो आपने 7 या उससे ज़्यादा स्टेट्स का कोई भी वर्ड ले लेना है जो कि इसमें एक्सेप्ट होता हो। तो इसने जी देखें लिया है ट्रिपल बी। अब ट्रिपल बी ज़रा चलाएं, आप कहाँ जाते हैं, बी बी और फिर बी, 5 पे पहुँच गए। फिर ए बी ए है, उसके बाद यहाँ से ए बी ए चलाएं, आप 6 पे पहुँच गए। फिर उसके बाद बी ए है और आप 6 पे एंड होते हैं। ये एक्सेप्टेड वर्ड है इस FSA का। तो इसके अंदर देखें आप, ये एक सर्किट को तलाश करने की कोशिश करेगा। तो आप देखें इसने क्या किया है जी, इसमें आप देखिएगा, ये देखें ये इसने BBA का सर्किट फाइंड कर लिया। पहले B के बाद एक BBA का सर्किट आ रहा है जी, देखें पहला B और फिर BBA, ये 2 3 5 2 ये सर्किट हो गया। तो ये हमारा Y हो गया, पहला B X हो गया, बाकी जितना कुछ था वर्ड में वो Z हो गया, और हेंस पंपिंग लीमा इस पे होल्ड कर गया। तो आपने बस पंपिंग लीमा में यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट सर्किट।
अगर FSA दिया हुआ है तो आपको पहले से पता है कि ये ट्रू है। कोई वैसे ही आपको लैंग्वेज दी हुई है कि जिसका नहीं पता ट्रू है कि नहीं, तो आप पंपिंग लीमा अप्लाई कर देंगे और उसके बाद आप बता सकते हैं इट्स अ रूल ऑफ थंब, इट्स अ सूडो थ्योरम, इट्स ट्रू समटाइम्स एंड इट डू नॉट होल्ड अदर टाइम्स। ठीक है, तो आपने प्रोसीजर बस फॉलो कर देना है। और प्रोसीजर क्या है? आपने पहला पंप फाइंड करना है, पहला फेच फाइंड करना है, पहला सर्किट फाइंड करना है, लूप y to power n, दैट्स इट। दिस इज ऑल व्हाट पंपिंग लीमा इज। अब a to power n b to power n के ऊपर इसने एक वर्ड उठाया जी, और अब हमें पता है कि ये लैंग्वेज जो है वो रेगुलर नहीं है, लेकिन इस पे पंपिंग लीमा ये होल्ड कर देगा। ये देखें, अच्छा यहाँ पे होल्ड नहीं किया है जी। इसके ऊपर आप पढ़ लीजिएगा, बड़ी सिंपल एग्जांपल है। वो एक्स इज इक्वल टू ट्रिपल ए, एक उसने स्ट्रिंग उठाई है जी, एज्यूम कर लिया जी कि इसका FSA बन सकता है। अपनी तरफ से उसने एक स्ट्रिंग दी है लार्ज सी कि जी उसमें जिसमें कि लूप बैक मुमकिन होगा। अब वो जिस तरह इसने शुरू में एक FSA बनाया था स्टूडेंट्स, जो FSA नहीं था, वैसा ही आप एक रफ सा स्केच बना सकते हैं और एज्यूम कर सकते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन में कि ये फलां a to power n b to power n का FSA है, और फिर वो डेफिनेटली होल्ड नहीं करेगा। अब आप देखें इसमें 4a और 4b का इसने लूप बैक बनाया, इसको y ले लिया और z की पावर ट्रिपल b ले लिया। अब अगर हम y टू पावर n करें स्टूडेंट्स, देखें तो b के बाद फिर a आ जाएगा। अगर मैं y की पावर 2 लूँ तो 4a 4b फिर 4a 4b आ जाएंगे, जबकि लैंग्वेज में एक दफ़ा b आ जाए तो a नहीं आ सकता। तो पंपिंग लीमा जो है इसके लिए ऑब्वियसली होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि ये वर्ड उस लैंग्वेज का है नहीं। तो इसलिए पंपिंग लीमा ने प्रूव किया जी a टू पावर n b टू पावर n इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज। लेकिन ऐसी लैंग्वेजेस भी हैं स्टूडेंट्स जो कि पंपिंग लीमा कहता है कि रेगुलर हैं, लेकिन वो नहीं होती हैं एक्चुअलिटी में, वहाँ पे ये थ्योरम फेल हो जाता है। अगली एग्जांपल इसने दिया जी इक्वल लैंग्वेज की। कंसीडर द लैंग्वेज इक्वल ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर सिग्मा i a b with number of a's equal to number of b's. Equal, from the definition of equal, it is clear that a to power n b to power n is equal to a closure b closure intersection equal। ठीक है, इसमें से जब आप इक्वल के साथ उसे इंटरसेक्ट करेंगे तो आपको a to power n b to power n ही मिल जाएगा। Obviously, A closure B closure defines a regular language, while A to power n B to power n has been proved to be non-regular. So बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कंकैटिनेट करें रेगुलर नॉन रेगुलर लैंग्वेज को, तो रिजल्ट नॉन रेगुलर भी आ सकता है, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर इसने दिया हुआ। Using the theorem pumping lemma that intersection of two regular languages is regular, it can be proved that the equal is not regular. हमने थ्योरम पढ़ा था चैप्टर 4 में, इंटरसेक्शन ऑफ टू लैंग्वेजेस अगर वो रेगुलर हो तो रेगुलर है, उनका क्लोजर भी रेगुलर होता है और उनकी प्लस भी रेगुलर होता है। याद है चैप्टर 4 में हमने डिफाइन किया था तो हमने ये थ्योरम किया था। लेकिन अगर उसके साथ आप नॉन रेगुलर मिला दें तो फिर वो रेगुलर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। डिपेंड्स के रिजल्टेंट लैंग्वेज क्या बनती है, तो इस केस में वो नॉन रेगुलर है। In the previous example, languages are proved to be regular or non-regular using pumping lemma. In fact, to prove a certain language to be regular, it is not needed to use the full force of pumping lemma. For a word with length greater than the number of states of the machine, decomposing the word into x, y, z, and for a language to be regular, it is sufficient that x double y z is in L, the condition that x to power n z is in L for n to power 2. अब ये कह रहा है कि अगर आप y की पावर 2 तक भी प्रूफ कर दें उसे, y की n तक लेके जाने की जरूरत नहीं है, तो यूजुअली वो लैंग्वेज रेगुलर ही होती है। अब इसने लैंग्वेज पैलिंड्रोम आपको एग्जांपल दी है जिसका रिवर्स मिरर इमेज उसके बराबर होता है। ही कंसीडर्स द लैंग्वेज पैलिंड्रोम एंड अ वर्ड w इज इक्वल टू ABA। अभी आज का लैंग्वेज में आपको पेंट में क्यों नहीं समझा रहा लेक्चर, ये डिस्क्रिप्टिव प्रूफ है और सूडो थ्योरम है, ठीक है, तो और बड़ी प्रिलिमिनरी लेवल का है। और पंपिंग लीमा पढ़ने से पहले मैंने आपको बता दिया था आप खुद से कॉन्ट्राडिक्शन से यही थ्योरम प्रूफ कर सकते हैं विद ईज, लेकिन क्योंकि सिलेबस में है इसलिए हम पंपिंग लीमा फैचिंग प्रिंसिपल को पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने मूर एंड मीले मशीन्स की थी, ऑल्दो वो बहुत बुनियादी ट्रांसड्यूसर्स हैं जिनका अप्लाइड इस्तेमाल बहुत कम है, लेकिन सीखने के लिए दीज आर गुड। इसी तरह पंपिंग लीमा का अप्लाइड जो एरिया है वो काफ़ी थिन लाइन है जहाँ पे ये अप्लाई किया जा सकता है। और लेकिन क्योंकि सिलेबस में है, इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, सो वी आर स्टडिंग और डिस्क्रिप्टिव प्रूफ्स हैं, लिहाजा मैं रीड आउट कर रहा हूँ रेदर देन ड्राइंग, क्योंकि इसमें ड्राइंग बनती नहीं है, वो ड्राइंग आप खुद भी अपनी सपोजिशन से बना सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम रीडिंग द स्लाइड्स।
Consider the language palindrome and a word WAVA belonging to palindrome. Decomposing W as XYZ, where X is A, Y is BZ, it can be observed that the strings of form XY to power NZ for N1 to N belong to palindrome. अब यहाँ पे देखो palindrome hold कर गया है pumping lemma से, which shows that the pumping lemma holds for the language palindrome, which obviously we know that is not a regular language. अच्छा, अब यहाँ पे मैं पंपिंग लीमा को होल्ड करूँगा, ये इसके आगे वर्जन बनाता चला जाएगा, इसको रिफाइन करता चला जाएगा, लेकिन हमने इसमें बस पंपिंग लीमा का जो बुनियादी वर्जन है उसको पढ़ना है, बेसिक आइडिया, इट्स अ फैचिंग प्रिंसिपल, और एक रूल ऑफ थंब है रेगुलर लैंग्वेज और नॉन रेगुलर लैंग्वेज को डिफ्रेंशिएट करने का। मैंने आपको इसका एग्जॉस्टिव मेथड बताया है कि ड्रॉ एन एफएसए, कोई लैंग्वेज है उसका एफएसए आप बना लेते हैं तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि इट इज़ रेगुलर, और अगर एफएसए उस लैंग्वेज का नहीं है तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट रेगुलर। लेकिन एफएसए ड्रॉ करना थोड़ा सा चैलेंजिंग काम है बनिस्बत इस तरह के डिस्क्रिप्टिव थ्योरम्स का या रूल ऑफ थम्स का। तो एक रूल ऑफ थंब मैंने आपको कल बताया था, अनबाउंडेड रिपीटिशन इज नॉन रेगुलर मोस्ट ऑफ द टाइम्स बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, जिस तरह से कि ए टू पावर एन बी टू पावर एन है, मैचिंग पैरेंथेसिस है, ठीक है, लेकिन हमेशा होल्ड नहीं करता। दूसरा रूल ऑफ थंब है आपके पास स्टूडेंट्स पंपिंग लीमा। ठीक है, तो पंपिंग लीमा से आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली यू हैव टू ड्रॉ एन एफएसए ऑफ अ लैंग्वेज टू टेल प्रिसाइजली दैट वेदर इट इज़ एन एफएसए और नॉट। वो आप प्रिसाइजली एफएसए बनाकर ही बता सकते हैं। गेस वर्क करना है तो अनबाउंडेड रिपीटिशन है, फैचिंग प्रिंसिपल या पंपिंग लीमा भी आपके पास है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा सिलेबस का टॉपिक पंपिंग लीमा कंप्लीट होता है। हम इसका अर्ली वर्जन जो है करेंगे, बिकॉज ये एक तो प्रेसाइज नहीं है, तो हम इसकी टाइप्स और इसको डिसप्रूफ का जो काम है वो हम इस लेवल पर नहीं करेंगे। फिर भी आगे आने वाले कोर्सेज के अंदर पीएल या कंपाइलर के अंदर हम इस तरह का काम करें, इफ़ इट इज़ नेसेसरी पार्सिंग के अंदर हम दोबारा से इसको देखेंगे। ओके, तो इसका वर्जन 2 वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। ये अब जो लेंथ है इसमें लेंथ भी डालेगा, वाई की लेंथ को लिमिट करेगा, और अगेन इसका वर्जन 2 भी सूडो साबित हो गया था बाद में, वो भी होल्ड नहीं करता। वर्जन 3 भी है, तो आप इसे इन्हांस कर सकते हैं। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं कि ख़ुद का एक डिज़ाइन करें रूल ऑफ थंब, जिससे रेगुलर और नॉन रेगुलर का फ़र्क पता चले। और स्लाइड्स के शुरू में एक प्रिंसिपल आपको उसने वहाँ पे दिखाया ही था कि आप मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से एक सपोज्ड एफएसए बना के तो प्रूफ कर सकते हैं कि रेगुलर है कि नॉन रेगुलर है। वो भी रूल ऑफ थंब था क्योंकि पूरा एफएसए नहीं था, और उससे आपको इनाम भी दे सकते हैं कि ये आपका वर्जन है यूअर लीमा। ठीक है, आप इसमें बना सकते हैं कि जी ये जैन लीमा है, ये जफ़र लीमा है, ये जो है वो फलां बच्चे का लीमा, एंड यू कैन पब्लिश अ पेपर ऑन दैट एज वेल। थोड़ा सा अच्छा काम करके तो आप एक अच्छा सा प्रिंसिपल खुद से भी बना सकते हैं, जिस तरह से कि आपने वेटेड ट्रांसड्यूसर अपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट में डिज़ाइन किया, और वो आप में से हर बच्चा पब्लिश भी कर सकता है अगर आपने खुद वो काम किया। ठीक है, तो इसी तरह से इसके अंदर भी आप खुद का एक थ्योरम बना सकते हैं जिससे आप रेगुलर और नॉन रेगुलर को डिस्टिंग्विश कर सकें। ठीक है, तो वी वॉन्ट बी गोइंग टू वर्जन 2, वी विल ओनली स्टडी वर्जन 1। वर्जन 2 की जगह आपकी नॉन क्रेडिटेड असाइनमेंट है मेक अ प्रिंसिपल, एवरी स्टूडेंट विल डिज़ाइन अ थ्योरम ऑन इट्स ओन। वो ऑब्वियसली सूडो थ्योरम भी होगा जो कि डिस्टिंग्विश करेगा बिटवीन रेगुलर एंड नॉन रेगुलर, एंड इट विल नॉट ऑलवेज होल्ड लाइक पंपिंग लीमा, बट इट्स अ रूल ऑफ थंब। आप गेस कर सकते हैं लैंग्वेज रेगुलर है कि नहीं। सो हर स्टूडेंट ने नॉन क्रेडिटेड असाइनमेंट करनी है, यू हैव टू राइट एन एल्गोरिथम, एंड इफ यू डोंट डू दिस मेक दिस थ्योरम सो यू विल गेट -2 मार्क्स। ठीक है, सो जो आपकी फर्स्ट साइकोमोटर इवैल्यूएशन का फर्स्ट क्लास होगी उसमें आपने पहले हफ्ते के अंदर मुझे ये मैं आपसे क्लास के अंदर ही पूछूंगा, एंड यू विल गेट इट चेक्ड ऑन योर नोटबुक्स। आई विल चेक हर स्टूडेंट का मैं एक थ्योरम चेक करूंगा जो कि रेगुलर और नॉन रेगुलर का फ़र्क बता सके। ठीक है, और इसी तरह का रूल ऑफ थंब थ्योरम डिज़ाइन करना है जस्ट लाइक पंपिंग लीमा। तो रेदर देन आप ये इसका वर्जन 2 करें विच इज़ ऑल्सो होल्ड सम टाइम्स एंड डू नॉट होल्ड अदर टाइम्स, यू हैव टू डिज़ाइन अ पंपिंग लीमा or any other lemma of your own that may distinguish between regular and non-regular languages. Okay, Mehl-Nerod theorem. The next topic of our syllabus is Mehl-Nerod theorem. ये आप पढ़ चुके हैं पहले और ये आसान है। पंपिंग लीमा ज़रा डिस्क्रिप्टिव था, इसमें थोड़ी सी एग्जाम्पल्स भी हैं तो आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा। इसमें स्टूडेंट्स यही है, इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं।
और फिर मैं इसकी स्टेटमेंट पे आता हूँ। अब देखिए फाइनल स्टेट तो है C1, C2 स्टार्ट स्टेट है, लेकिन क्या C2 की कोई पावर नहीं है? क्या C2 का अपनी डोमेन नहीं है? एवरी स्टेट या एवरी, अब C1 एक पार्टीशन है, C2 एक पार्टीशन है इस ग्राफ की, और हर ग्राफ की पावर सेट मौजूद है। C1 का पावर सेट क्या है, एज यू कैन टेल मी? अब तो आपको देख के बता देते होगे, ये किस लैंग्वेज का FSA है? A इंटू A प्लस बी क्लोजर या A प्लस बी क्लोजर इंटू A प्लस बी क्लोजर इंटू ए, वर्ड्स एंडिंग ऑन ए। तो वर्ड्स एंडिंग ऑन ए पावर सेट है पार्टीशन C1 का। C2 का पार्टीशन सेट क्या होगा? वर्ड्स एंडिंग ऑन बी, A प्लस बी क्लोजर इंटू बी। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो सुपर सेट आ जाएगा। अब इसकी स्टेटमेंट भी पढ़ लीजिए। The Mill-Nerod theorem states that L is L an FSA or language partition into sigma closure into distinct classes or distinct states. If L is regular, then L generates finite number of classes. L regular है तो उसके QI का set finite होगा. If L generates finite number of classes, then L is regular. The proof is obvious from the following example. इसकी स्टेटमेंट जो है थोड़ी सी आपको एम्बिगुअस लगी होगी। बेसिकली इसकी स्टेटमेंट जो है वो ये कहती है कि आपके पास जो लैंग्वेज है कोई भी रेगुलर, उसको आप डिस्टिंक्ट पार्टीशंस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने उसे डिस्टिंक्ट पार्टीशंस में डिवाइड किया है तो आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस बनी, और नंबर ऑफ क्लासेस जो बनेंगी रेगुलर की पार्टीशंस, वो सारी खुद भी रेगुलर होंगी। दूसरे अल्फाज में हर QI किसी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करती है, यानी उसका भी एक पावर सेट या डोमेन होती है। ठीक है, तो इससे आप इजीली डिड्यूस कर सकते हैं कि आप, जैसा कि ये FSA है, इसको आपने दो क्लासेस में डिवाइड किया है, C1 बीइंग द फाइनल स्टेट। तो अगर हम C2 को बीइंग फाइनल स्टेट करें तो इसकी अपनी एक क्लास है, इसका अपना एक पावर है, और ये होल्ड करता है, जैसे कि मैंने बताया, A प्लस बी क्लोजर इंटू बी विच इज़ रेगुलर। और C1 का क्या था? A प्लस बी क्लोजर इंटू ए विच इज़ रेगुलर एज वेल। तो ये बड़ा ही सिंपल है मिल-नेरोड थ्योरम। अगर आपको कोई FSA दे दिया जाए तो आपने उस FSA में हर स्टेट का पावर सेट बताना है, हर स्टेट की लैंग्वेज बतानी है। ठीक है, आपने कहना है जी जितने QI हैं उतनी पार्टीशंस बना लेनी है, पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन N, और हर पार्टीशन की लैंग्वेज लिखते चले जाना है, या उसकी मस्ट कंडीशन लिखते चले जाना है कि ये जी इसका पार्टीशन का डोमेन है, इन्फ्लुएंस है, और ये खुद भी रेगुलर है, क्योंकि रेगुलर की पार्टीशन भी रेगुलर होगी। मिल-नेरोड थ्योरम स्टेट करता है इस चीज़ को। ठीक है, तो दिस वाज द मिल-नेरोड थ्योरम, और इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और हम इसको इवन वाले FSA के अंदर चैप्टर 5 में पढ़कर आ चुके हैं। ओके अब हम चलते हैं जी ज़रा अपने सिलेबस की तरफ कि अब आपने क्या कुछ कर लिया है। ठीक है, आपने देखिए पंपिंग लीमा भी कर लिया, मिल-नेरोड थ्योरम भी आपने कर लिया, एम्बिग्विटी भी लास्ट लेक्चर में आपने देख ली थी। ठीक है, लुकासेविक्स नोटेशन या प्रीफिक्स नोटेशन का भी मैंने आपको बता दिया था कि स्लाइड से रिवाइज कर लीजिएगा, आप डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। तो ओके, अच्छा, पंपिंग लीमा अब कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के लिए भी होल्ड करता है, उसको भी हम देख लेते हैं। एक हमारे पास टॉपिक है जी क्वोशंट लैंग्वेज। द थ्योरम हैज बीन प्रूव्ड टू शो अंडर व्हाट कंडीशंस अ लैंग्वेज इज रेगुलर। इट हैज आल्सो बीन प्रूव्ड दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेजेस इज रेगुलर एज वेल। आपने देखा था ना, दो को प्रोडक्ट क्या होता है, कनकैटिनेट जब आप करते हैं कि ए क्लोजर इनटू बी क्लोजर, ए क्लोजर अकेला भी रेगुलर है, बी क्लोजर भी रेगुलर है, इनको मिला दें तो भी रेगुलर है। और मिल-नेरोड थ्योरम भी तो यही कहता है ना कि जब क्लासेस को कंबाइन करें तो जो रिजल्ट सेट बनता है वो भी रेगुलर होता है। The question arises that whether there exists a theorem showing that quotient of a regular language is also regular. There is a problem in defining the quotient of two regular languages. There is an approach in defining the quotient of a regular language, which is the language Q is said to be quotient of two regular language P and R, denoted by Q is equal to R by P if PQ is equal to R. अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें अब आप ये सवाल पैदा होता है कि दो लैंग्वेजेस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट सेट होता है वो रेगुलर होगा। क्या क्वोशंट भी रेगुलर हो सकता है? ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वोशंट लैंग्वेज इज अ क्वेश्चन। ठीक है, और एक तो आपको स्टूडेंट्स काम मिला है सूडो थ्योरम बनाने का, मिड टर्म के बाद बनाना है। अभी मिड टर्म की तैयारी कीजिए, जो अगला वीक आएगा उस वीक में आपने मुझे अपनी नोटबुक पे शो करनी है। ठीक है, उस वीक में मेरे साथ आपके 2 सेशंस होंगे, आप दूसरे सेशन में शो कर दीजिएगा।
दूसरा काम आपने ये करना है कि अब आपने इतने थ्योरम्स जो हैं वो कर लिए हैं और आप लैंग्वेजेस को कंबाइन भी कर लेते हैं, मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, चॉइस वाली सेक्शन से भी लैंग्वेज को गेस कर लेते हैं, ठीक है। तो ज़रा क्वेश्चन को देखिएगा कि स्लाइड्स पे देखने से पहले यहाँ सॉल्व हुआ है स्लाइड में आगे, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग इसमें करनी है। क्या क्या क्वेश्चन ऑफ अ लैंग्वेज इज रेगुलर एज वेल ऑल द टाइम्स और सम टाइम्स, ठीक है। इस सवाल का जवाब आपने मुझे बताना है। इसका सोल्यूशन इसी स्लाइड्स में मौजूद है, आई एम गोइंग टू अपलोड दी स्लाइड्स। लेकिन आपने इसको सॉल्व करने से पहले, बिफोर सॉल्विंग, आपने इसको खुद से करके कोशिश करनी है। ये इसने स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, कि पी क्यू इज इक्वल टू आर। अगर आपका पी क्यू आर के बराबर हो जाता है और जो आपकी दोनों साइड्स हैं वो रेगुलर निकलती हैं, तो फिर आप कह सकते हैं कि जो आपने एग्जाम्पल टेस्ट किया उसमें ये होल्ड कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आर ओवर पी के बराबर होगा अगर पी और आर दो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, तो क्यू रेगुलर है कि नहीं ये आपने चेक करना होगा। It is to be noted that this definition does not determine a unique language for P is equal to Q is equal to R. ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी लैंग्वेज हो जिसमें तीनों बराबर हो जाए, expressed by a closure then PQ is equal to R and so Q is equal to PR. अगर एक क्लोजर का केस होगा तो ऑब्वियसली आपके पास वो होल्ड कर जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, लेमडा बचेगा, और लेमडा जो है वो आपको पता है कि वो रेगुलर है एक क्लोजर ओवर एक क्लोजर के, ठीक है। यहाँ पे ट्रू होगा, लेकिन आपने ये देखना ये और भी लैंग्वेजेस पे होल्ड करता है कि नहीं, यू हैव टू चेक दिस। ओके, इसने पहले ही ऊपर लिख दिया इट्स अ सूडो थ्योरम। सूडो थ्योरम वो थ्योरम होता है जो कि होल्ड नहीं करता अक्सर केसेस में, कुछ केसेस में होल्ड कर भी जाता है, जैसे इक्लोजन में देखा, जैसे अभी पंपिंग लीमा देख कर आए हो, कभी होल्ड करता है कभी नहीं करता, ठीक है। कुछ लैंग्वेज के लिए करता है और वो रेगुलर नहीं होती, ठीक है। तो सेम इज द केस विद क्वेश्चन लैंग्वेजेस। तो आज हम अजीब से थ्योरम्स पढ़ रहे हैं जो कभी होल्ड करते हैं और कभी होल्ड नहीं करते, यानी कि हम कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी के अंदर दाखिल हो रहे हैं, डिसाइडेबिलिटी के अंदर। For three languages P, Q and R, while P, Q is equal to R, the language Q must be regular if both P and R are regular. अब ये थ्योरम गलत है, ये हमेशा होल्ड नहीं करेगा, उसने पहले ही आपको बता दिया, ठीक है। तो it is to be noted that since this theorem is not true, so the theorem is called pseudo theorem, just like pumping lemma. The theorem can be disproved by contradiction, supposing that Q is regular. तो इसने यहाँ पे देखें एग्जाम्पल आपको दी हुई है, तो ये एग्जाम्पल आपने देख लेनी है। इसने देखें पी को एक क्लोजर दिया है, क्यू बी द प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि क्यू आपके पास जो है वो उसका प्रोडक्ट होगा ए टू पावर एन बी टू पावर एन का और बी क्लोजर का। और यहाँ पे आपको याद होगा कि रेगुलर और इक्वल को जब हम कंबाइन करते थे तो लैंग्वेज क्या हो जाती थी, नॉन रेगुलर, ठीक है। तो क्यू यहाँ पे जो है वो रेगुलर नहीं होगा, ये हम पहले प्रूफ करके आ चुके हैं। तो इसको आपने थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, ठीक है, और चेक करना है। ये भी एक सूडो थ्योरम है, ये कहीं पे होल्ड करेगा और कहीं पे होल्ड नहीं करेगा। सो क्वेश्चन ऑफ अ लैंग्वेज इज नॉट ऑलवेज रेगुलर। यहाँ तक तो पता चल गया। एग्जाम्पल आप भी आपके सामने इसने दे दी है, आप एक आधी और एग्जाम्पल पे भी इसको टेस्ट कर लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन लैंग्वेजेस पे हमने पंपिंग लीमा अप्लाई नहीं करना, ठीक है। पंपिंग लीमा वर्जन 1 हमने किया था, हम यहाँ पे पंपिंग लीमा अप्लाई नहीं करेंगे। आगे आपके पास और टॉपिक है प्रीफिक्सेस ऑफ अ लैंग्वेज इन अनदर लैंग्वेज। वो हमारे आउटलाइन में नहीं है कोर्स की, तो हम इसको नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन लैंग्वेज का हमने सिर्फ थ्योरम जो है वो करना है कि क्वेश्चन लैंग्वेज रेगुलर होती हैं कि नहीं होती, ठीक है। प्रेफ ऑफ क्यू इन आर तो ये हम नहीं करेंगे बिकॉज इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। तो अच्छा, अब एक तीसरी तरह की लैंग्वेज स्टूडेंट्स, एक तो रेगुलर थी, एक नॉन रेगुलर, एक नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज थर्ड टाइप की होती है। There arises a question whether all languages are context free languages. The answer is no. कुछ लैंग्वेजेस ऐसी भी होती हैं जो नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस होती हैं। CFG तो आप देख के आए ना, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और ऐसी लैंग्वेज जो CFG से डिस्क्राइब हो वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है। और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, रेगुलर भी और नॉन रेगुलर भी, दोनों आती हैं। अब इन दोनों के अलावा भी क्या कोई लैंग्वेज हो सकती है? यहाँ आपके सामने है कि यस इट इज़ पॉसिबल। Languages which are not context-free are called non-context-free language. To prove the claim that all languages are not context-free, the study of machines of word production from the grammar is needed. ठीक है, तो हम इसके प्रूफ में नहीं जाएंगे, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट नेचुरल
फॉर्म इसमें बनानी होती है इसको प्रूव करने के लिए। वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव दिस थिंग। हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेना है कि क्या कुछ लैंग्वेजेस ऐसी भी होती हैं जो कि नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री हों। तो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर जो आगे आने वाला कोर्स है, आप बहुत सारी नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस ना सिर्फ देखेंगे बल्कि उनकी पार्सिंग भी परफॉर्म करेंगे और उनकी ग्रामर्स भी लिखेंगे और उनकी पार्सिंग टेबल्स भी बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ देखना था कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो कि नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री होती हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री से मुराद क्या है वैसे? जिसमें साबके की अहमियत ना हो, पीछे आप क्या रीड करके आए हैं उसकी अहमियत नहीं होती, अहमियत होती है आपकी मस्ट कंडीशन की, पैटर्न की। ठीक है, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिसमें हर लेटर मैटर कर रहा होता है। जो एक दफ़ा ए आ गया है, आगे आने वाले ए से वो मुख्तलिफ होता है। यानी कि उसमें अभी देखें एफएसए में अगर आपने ए 4 दफ़ा रीड किया तो पहला ए चौथे ए से कोई मुख्तलिफ नहीं होता। ठीक है, हर ए इक्वल है। हाँ, ट्रांसड्यूसर में हमने कहा था कि हम स्कोर्स लगा सकते हैं, वेट्स लगा सकते हैं। सेम गोज ट्रू, सेम इज़ द केस फॉर। सेम किसके लिए ट्रू हो सकता है? जहाँ पे आपके पास उसकी अहमियत हो। थोड़ा सा एक्सक्यूज़ कीजिएगा, द डोर इज़ नॉकिंग, आई एम जस्ट कमिंग। ओके जी, सो आई एम बैक। सो नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस जिसमें कि साबका कॉन्टेक्स्ट होता है आपका साबका, उर्दू में अगर इसकी सलीस उर्दू करें तो जहाँ पे साबके की अहमियत होती है। ठीक है, तो पीछे आने वाली एज जो हैं वो अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं और वो आगे आने वाले एज से सिमिलर नहीं होते। ये सादा ज़बान में मैंने इसको डिफ़ाइन किया है लेकिन इस बुक में सिर्फ इसका प्रूफ दिया हुआ है, एप्लीकेशन और यूजेज जो है वो इसमें नहीं दी हुई। ओके, हाँ, अलबत्ता बस इतना आप इसमें देख लीजिए। लाइव प्रोडक्शन क्या होती है? प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनल इवैल्यूएट्स टू स्ट्रिंग ऑफ टू नॉन टर्मिनल इज कॉल्ड अ लाइव प्रोडक्शन। डेट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनल टू टर्मिनल। ऐसी प्रोडक्शन जो कि आपकी ग्रामर को क्लोज करे। जैसे मैं लिखूँ एस इवैल्यूएट्स टू लेमडा, तो ये क्या होगा? एक नॉन टर्मिनल एस और आगे क्या है? लेमडा टर्मिनल। तो इससे क्या बन गया? ये डेड प्रोडक्शन है, ये आपकी ग्रामर को क्लोजअप करेगी, यानी उसको स्ट्रिंग्स में तब्दील करेगी। लाइव प्रोडक्शन होती है जिसके राइट साइड के ऊपर नॉन टर्मिनल्स, नॉन टर्मिनल इवैल्यूएट्स टू मोर नॉन टर्मिनल्स, तो वो लाइव प्रोडक्शन आपके पास कहलाती है। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा कि हम इसका प्रूफ नहीं करेंगे, ये हमने सिर्फ पढ़ना है और आगे आने वाली क्लासेस में हम इनके प्रूफ्स भी देख लेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है फाइनल टॉपिक फ्रॉम आवर सिलेबस इज सेल्फ एम्बेडेडनेस। ठीक है, ये हमने यहाँ पे जो है वो परफॉर्म करना है, सेल्फ एम्बेडेडनेस। इसको हम देख लेते हैं। तो अभी मैं अगर आपको वापस लेकर जाऊँ टूवर्ड्स योर सिलेबस, सो एज यू कैन सी इन द सिलेबस के अब हमने पंपिंग लीमा, मेहल-नेरॉड थ्योरम, क्वेश्चन लैंग्वेजेस, प्रीफिक्स नोटेशन और ट्रीज मैंने कहा था आपसे रिवाइज कर लीजिएगा। ये और ये वाले हम इसको ऑब्वियसली आपने डेटा स्ट्रक्चर में प्रोग्राम भी कर दिया है और सिर्फ इंट्रो लेवल का इसने यहाँ पे दिया था, तो उसको आपने स्लाइड्स मैंने आपको शेयर कर दी थी, उसमें से पढ़ लीजिएगा। ट्रीज एंड लिकाजेविक्स या प्रीफिक्स नोटेशन। ठीक है, एम्बिग्विटी आपने देख ली थी कि एक CFG जिसको दो तरह से लिखा जा सके वो एम्बिगुअस कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला एरिया भी कंप्लीट हो जाता है।
तो कॉन्टेक्स्ट फ्री नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस जो हैं वो हमने देखी, ठीक है। और पंपिंग लीमा और CFLs ये मैंने कहा कि हम नहीं करेंगे इसका प्रूफ, ठीक है। सेल्फ एम्बेडेडनेस को हम देखेंगे। नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस मैंने सिर्फ आपको उसकी डेफिनेशन बता दी है और उसमें मैंने आपको बता दिया कि लाइव प्रोडक्शंस और डेड प्रोडक्शंस जो हैं वो क्या होती हैं, लेकिन हम इनकी प्रूफिंग और एप्लीकेशन नहीं करेंगे। प्रूफ अगेन इसने डिस्क्रिप्टिव दिया है जो कि इन स्लाइड्स में दिया भी हुआ है, अगर आप में से कोई देखना चाहे तो देख सकता है, बट वो आपके जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसका पोर्शन नहीं होगा, बिकॉज इट्स नॉट दैट सिग्निफिकेंट। ये इसने यहाँ पे इसका प्रूफ भी दिया हुआ है। ये देखिए छोटा सा थ्योरम है। If a CFG is in a context natural form and if there is restriction to use the live production at most one siege, then only the finite many words can be generated. It may be noted that every time a live production is applied during the derivation of a word, it increases the number of non-terminal by 1. Dead productions आपकी string को close करती हैं। Live production हमेशा आपके words को at least by 1 increase करती हैं, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट नेचुरल फॉर्म एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कहलाती है कॉन्टेक्स्ट नेचुरल फॉर्म में इफ़ देयर इज़ रिस्ट्रिक्शन टू यूज़ लाइव प्रोडक्शन एट मोस्ट वन, अगर उसमें लाइव प्रोडक्शन सिर्फ एक बार इस्तेमाल की जा सकती हो। यानी आपने ग्रामर लिखी, उसमें नॉन टर्मिनल इवैल्यूएट्स टू अदर नॉन टर्मिनल सिर्फ एक दफ़ा आ सकता है, ठीक है। तो ऐसी ग्रामर कहलाएगी जी कॉन्टेक्स्ट नेचुरल फॉर्म। अब मैं ये आपको ना उसका प्रूफ करा ही देता हूँ जो उसमें लिखा हुआ है स्टेबस में। ऑल इट्स अ डिस्क्रिप्टिव प्रूफ, लेकिन कर लेते हैं, इट्स गुड, बहुत आसान है। तो ऐसी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जिसमें एक ऐसी लाइव प्रोडक्शन हो, यानी लाइव प्रोडक्शन क्या होती है, नॉन टर्मिनल इवैल्यूएट्स टू अनदर टू नॉन टर्मिनल। जैसे शुरू में आपने देखा था ऐसी इवैल्यूएट्स टू एक्स आर वाई, तो वो क्या थी, लाइव प्रोडक्शन थी। और आगे आप एक्स और वाई को सिर्फ जो है टर्मिनल्स के साथ रिप्लेस करें, तो ऐसी ग्रामर कहलाएगी कॉन्टेक्स्ट नेचुरल फॉर्म, ठीक है। ये है जी इसका थ्योरम। सिमिलरली अप्लाई जी स्लाइड शो सर ओके ब्लैक ब्लैक शो हो रहा है बस। रुके मैं दोबारा शेयर करता हूँ अनशेयर करके। तो उम्मीद है अब आपको शेयर हो रहा होगा। ये इसका जी पंपिंग लीमा फॉर CFL की ये स्टेटमेंट है इस थ्योरम की, ठीक है। ये आपने नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस मैंने अभी आपको बताई, लाइव और डेड प्रोडक्शन का बताया, ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। ये कॉन्टेक्स्ट नेचुरल फॉर्म वो होती है जिसमें एक लाइव प्रोडक्शन मैक्सिमम एक दफ़ा है, बाकी सारी डेड प्रोडक्शंस होंगी, ठीक है। तो इसको आगे उसने प्रूफ भी दे दिया। अब देखें ये हमने शुरू में भी किया था, एस इवैल्यूएट्स टू एक्स या वाई, याद है आपको। तो यहाँ पे इसने वही एक ग्रामर लिख दिया, एस इवैल्यूएट्स टू एक्स वाई, ठीक है। तो उसके बाद आप x और y को किसी भी टर्मिनल से चेंज कर सकते हैं। आगे आप लिख सकते हैं कि x जो है a के बराबर है, y b के बराबर है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो उससे आपके पास क्या है, ये थ्योरम जो है वो आपके पास प्रूव हो जाएगा। और जितनी दफ़ा लाइव प्रोडक्शन इस्तेमाल होगी आपके जो लैंग्वेज है उसके वर्ड्स की तादाद बढ़ जाएगी। अब देखें ये प्रोडक्शन 1 है, एस इवैल्यूएट्स टू एक्स वाई। अगर मैं इसे 2 दफ़ा इस्तेमाल करूँ तो एक्स वाई इंटू एक्स वाई का मतलब है कि मेरे जो लेंथ ऑफ वर्ड्स है कम से कम एक और ज़्यादा वर्ड मुझे मिलेगा। एक्स वाई को अगर मैं इवेलुएट करूँ, एक्स ए के बराबर है, फर्स्ट करें वाई बी के बराबर है, तो मेरे पास आएगा ए बी। और अगर मैं एक पहली प्रोडक्शन यानी एक्स वाई करूँ, 2 दफ़ा इस्तेमाल करूँ, तो मेरे पास ए बी आ जाएगा, यानी कि लेंथ ऑफ वर्ड इंक्रीज होगी बाय 1। तो ये आपके सामने इसने थ्योरम की स्टेटमेंट दी हुई है और आप इसको किसी भी सादी सी जो CNF है, अब ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट नेचुरल फॉर्म है, ये ऐसी ग्रामर है जो कि CNF फॉर्म में है। इसमें लाइव प्रोडक्शन एक है और डेड प्रोडक्शन 2 हैं, एक्स इवैल्यूएट्स टू ए एंड वाई इवैल्यूएट्स टू बी, ठीक है। तो ये CNF फॉर्म के अंदर है और आप इसे इजीली प्रूफ कर सकते हैं कि जब भी लाइव प्रोडक्शन इस्तेमाल करेंगे तो जो एक और वर्ड फैच हो जाएगा, वन मोर वर्ड विल बी फैच। In general, if a CFG in CNF form has P live and Q dead production, then all words generated without repeating any live production have at most P plus। अब हम इसमें नहीं जाते कि कितने वर्ड्स जनरेट होंगे और क्या होगा, तो ये जी प्रूफ है, इसका थ्योरम है आपके पास पंपिंग लीमा ऑफ फॉर नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, और ये उसका प्रूफ इसने आगे दिया हुआ है। सो ये भी आपके पास एक डिस्क्रिप्टिव सा प्रूफ है। एप्लीकेशन तो इस कोर्स में है नहीं इसकी, लेकिन ये है कि कोर्स में दिया हुआ था तो हमने इसको यहाँ से प्रूफ भी कर लिया कि द थ्योरम फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, वो भी हो गया आपका जी। तो फाइनल चीज़ आ जाती है जी सेल्फ एम्बेडेडनेस।
सेल्फ एम्बेडेडनेस ऑफ नॉन टर्मिनल, ये क्या चीज़ है? मैं पहले आपको पिक्चर दिखा देता हूँ और फिर एग्जाम्पल दिखा देता हूँ और फिर हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, तो आपको बड़ी आसानी से ये समझ में आ जाएगी। आपके पास अगर किसी ट्री में, ठीक है, ये देखें, ये अब आपके पास एक ट्री है जिसमें ए बी सी बी बी की नोड्स आपके पास आ रही हैं, और अगर हम देखें एस इवेलुएट करता है इस लेफ्ट पाथ पे इस ट्राइंगल में, और सेम ट्राइंगल दोबारा भी बन रही है डाउनवर्ड पाथ के अंदर, तो एस के अंदर एम्बेड है ए बी बी, ठीक है, और ए सी ए बी, और ए बी बी और ए सी ए बी के नीचे एम्बेड है सेम ट्राइंगल अगेन। अगर आपका सेम ट्री का सब सेक्शन रिपीट हो जाए मोर देन वंस, तो ऐसी ट्री को हम बोलते हैं सेल्फ एम्बेडेडनेस। और ट्री क्या होता है? ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है बुनियादी तौर पे। ट्री इज अ सब्सटीट्यूशन, CFG, every CFG is a tree as well. You can draw it in a form of a tree. हम हॉरिजॉन्टल सब्सटीट्यूशन करते हैं, अगर आप वर्टिकल सब्सटीट्यूशन करें तो वो ट्री बन जाता है, ठीक है। तो अगर किसी CFG के अंदर सेम पैटर्न 2 दफ़ा रिवाइज हो, तो हम कह सकते हैं कि वो CFG सेल्फ एम्बेडेडनेस को फॉलो करती है, ठीक है। ऐसा आपका स्टार्ट सिंबल है, देखें अब इसमें A B C 3 नॉन टर्मिनल इस्तेमाल हुए हैं और A और B 2 टर्मिनल इस्तेमाल हुए। तो अगर आपका सेम पैटर्न सक्सेसिव टर्म्स में रिपीट हो रहा हो, तो ऐसी टर्मिनोलॉजी को हम बोलते हैं सेल्फ एम्बेडेडनेस। पेपर में आपको इस तरह का ट्री दिया जा सकता है और उसमें कह सकते हैं कि आप 2 ट्राइंगल ड्रॉ कर दें अगर सेल्फ एम्बेडेडनेस एग्जिस्ट करती है। अगर सेम पैटर्न रिपीट हो रहा हो, तो आप उसको वहाँ पे ट्राइंगल से ड्रॉ करके बता सकते हैं कि हाँ जी ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, और इसको, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सेल्फ एम्बेडेडनेस। अब ज़रा थ्योरी में भी पढ़ लीजिए इसे। It can be observed from the above theorem that generates tree of word W has more than, अच्छा ये तो उसके बारे में है ना, वर्ड काउंट करने का। तो वर्ड काउंट हमने नहीं किया, हमने सिर्फ जो है इसका थ्योरम और थ्योरम को प्रूफ किया यहाँ पे दूसरी स्लाइड से। वर्ड काउंट की तरफ हम नहीं जा रहे। सेल्फ एम्बेडेडनेस इन नॉन टर्मिनल क्या है जी? अ नॉन टर्मिनल इज सेड टू बी सेल्फ एम्बेडेड इफ इन अ गिवन डेरिवेशन ऑफ अ वर्ड इट एवर अगर अकर्स एज अ ट्री डिसेंडेंट ऑफ इटसेल्फ, या दूसरे अल्फाज में ऐसे नॉन नॉन टर्मिनल जिसको जब आप एक्सपैंड करें तो उसका जो कम्बिनेशन बनेगा बाद में वो रिपीट हो जाए, तो ऐसी CFG को भी हम सेल्फ एम्बेडेड CFG कह सकते हैं। लेकिन सेल्फ एम्बेडेड CFGs है नहीं सिलेबस में, तो हम नहीं कर रहे। आपको सिर्फ एक ट्री दिया हुआ होगा, अगर उसके अंदर सेम पैटर्न रिवाइज हो रहा हो तो आप उसको बोल देते हैं हियर द नॉन टर्मिनल एक्स इज सेल्फ एम्बेडेड। क्योंकि देखें एक्स से पहले क्या जनरेट हो रहा है आपके पास, एस और ए, और एस और ए सेम आपका नीचे भी जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इसने, इसको आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला नॉन टर्मिनल एम्बेडेड है। अगर मैं इसको स्टूडेंट्स इस फॉर्म में लिखूं पेंट की शक्ल में, ज़रा इधर मैं आपको शो कर देता हूँ। इफ आई ट्राई टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पेंट, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। अच्छा, अब ये वाली एग्जाम्पल क्या कह रही है, क्योंकि इसने यहाँ पे सॉल्व नहीं की हुई, बस ये बताई हुई है। ये कह रही है एक्स इवेलुएट्स टू एस ए। अब एक्स इवेलुएट्स टू सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही पेंट की, दोबारा कर देते हैं। ये देखें, ये है ना एक्स इवेलुएट्स टू एस ए। इसे मैं यूं लिखूं या यूं लिखूं, कोई खास फर्क तो नहीं है ना बेटा, एफ ए, ठीक है। ऐसे ही उसने स्लाइड्स में दिया हुआ है, तो मैं यूं लिखूं या यूं लिखूं। अब देखें आगे क्या हो रहा है। आगे एस जो है ना, ऊपर कहीं लिखा हुआ था कि प्रोडक्शंस में कि एफ इवेलुएट्स टू एक्स, तो उसने क्या किया कि इस वाले एफ को फिर से एक्स में चेंज कर दिया, ठीक है, और ये वाला एक्स फिर एफ और ए में चेंज हो गया। तो एक्स जो है ना खुद में सेल्फ एम्बेडेड हो गया। मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्री मैंने बना दिया, ट्री नहीं बनाना चाहिए, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। एक्स इवेलुएट्स टू एफ ए, ये एग्जाम्पल दी हुई है, जबकि ग्रामर में हमारे पास एक नोट था कि एफ इवेलुएट्स टू एक्स, एक्स इवेलुएट्स टू एफ ए। अब मैं क्या करता हूँ, ये प्रोडक्शन 1 है, ये प्रोडक्शन 2 है। मैंने प्रोडक्शन 2 अप्लाई की और एस को चेंज कर दिया एफ ए में बाय प्रोडक्शन 2। अब बाय प्रोडक्शन 1 मैंने
इस वाले s को, सॉरी ये x था, इस वाले s को वापस x से चेंज कर दिया, ठीक है। अब फर्स्ट करें, तीसरी प्रोडक्शन थी कि a इवैल्यूएट्स टू a और लैम्डा, इसको मैं लैम्डा से कर दिया, मेरे पास x बच गया बाय 3। अब इस x को मैं वापस ऐसे से चेंज कर दूं, और ये कौन सी प्रोडक्शन है, 2, तो ये वाला x ऐसे बना और फिर x बना, फिर ऐसे बन गया, यानी खुद में सेल्फ एम्बेड हो गया, 2 दफ़ा सेम पैटर्न रिपीट हो गया। इस कंसेप्ट को बोलते हैं सेल्फ एम्बेडेडनेस। अब ये जो आपके सामने CFG लिखी हुई है, इट्स अ सेल्फ एम्बेडेड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और ट्री में कोई फ़र्क नहीं है। अब मैं इसको ज़रा और तरह से लिख देता हूँ। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ जैसा कि एग्जाम्पल में दिया हुआ, s इवैल्यूएट्स टू x इवैल्यूएट्स टू s a, ठीक है जी। a को उसने a से चेंज कर दिया, स्मॉल a से, जो मैंने ऊपर लिखा भी था उसमें, और s को उसने चेंज किया है a और x के साथ, और x फिर ऐसे में चेंज हो जाएगा। तो ये आ गई जी आपकी सेल्फ एम्बेडेड प्रोडक्शंस। तो x इज सेल्फ एम्बेडेड हियर। उसको CFG में लिख दो, हॉरिजॉन्टल लिख दो, वर्टिकल लिख दो, एक ही बात है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सेल्फ एम्बेडेडनेस, अगर वो खुद के अंदर बाउंड हो। वापस चलते हैं स्लाइड्स पे। If a CFG is bound in itself, this concept is called self embeddedness. खुद को खुद रिपीट कर रहा है। ये देखें, here the non terminal x is self embedded, x से ऐसे बना था, फिर x से ऐसे बन गया, ठीक है। बाकी आगे वाले से हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम x के लिए देख रहे हैं सेल्फ एम्बेडेडनेस। इसी तरह ये इसने यहाँ प्रोडक्शन दी हुई है, ठीक है। तो अब आप देखें कि A से BC बन रहा है, A से फिर BC बन रहा है, ठीक है। तो ये खुद में सेल्फ एम्बेड हुआ हुआ यहाँ, तो आपने A को सेल्फ एम्बेडेडनेस यहाँ पे शो कर दिया। ओके, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट जी, सेल्फ एम्बेडेडनेस। The part of tree enclosed in upper triangle is identical to that enclosed in lower triangle. There is still another option of replacing A by the same sequence of production shown in the lower triangle. The above fact provides the following pumping lemma for CFL. If G is in any context natural form in CNF, if G is any CFG in context natural form with P-like production, then every word of W of length more than 2P can be partitioned into 5 substrings as U, V, W, X, Y, Z, where X is not null string and V and Y are not both null string. Then all the words of the form U, V to power N, X, Y to power N, Z can also be generated by G. अब ये पंपिंग लीमा है, इसका प्रूफ हमने नहीं करना है, आगे स्लाइड्स में भी नहीं है। ये बता रहा है कि अगर कोई CFG कॉन्टेक्स्ट नेचुरल फॉर्म में दी हुई है तो हम उसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। Then every word of W of length more than 2 to power P. P है आपके पास क्या जी, लाइफ प्रोडक्शन। तो कोई भी आपने वर्ड उठाना है जिसकी लेंथ हो 2P। पंपिंग लीमा वर्जन 1 में आप क्या करते थे, ऐसा वर्ड उठाते थे जिसकी लेंथ ऑफ द वर्ड इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ QI। वहाँ पे आपने QI से बड़ा लफ्ज उठाना होता था। पंपिंग लीमा फॉर CFL में क्या करना है, P है लाइव प्रोडक्शन, आपने कॉन्टेक्सचुअली ग्रामर में से ऐसा लफ्ज उठाना है जिसकी लेंथ 2P से ज़्यादा हो, वरना आप प्रूफ नहीं कर सकेंगे, इनफाइनाइट लैंग्वेज है। उस वर्ड के अब आपने 5 हिस्से बनाने हैं जिसमें X जो है वो नॉन नल होगा एंड V एंड Y आर नॉट बोथ नल स्ट्रिंग्स, ठीक है। V और Y भी नल नहीं होंगी और X भी इसमें नल नहीं होगा, और आपके पास 2 पैटर्न निकलेंगे इसमें, एक V का और एक Y का, और X सिर्फ एक दफ़ा आने वाली कंडीशन होगी। तो ऐसी लैंग्वेज जो है वो नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है। जैसा कि मैंने कहा कि नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस की हम एप्लीकेशन जो है वो आगे चलकर करेंगे। यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस का लीमास जो है वो सॉल्व नहीं करने, लेकिन आपको थ्योरम का जो है स्टेटमेंट पता होनी चाहिए कि किस तरह से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, और प्रूफ इसका बहुत आसान है, आप प्रूफ भी कर सकते हैं। ये इसने ऊपर एक लैंग्वेज दी हुई है, ये एक लैंग्वेज है। कंसीडर द फॉलोइंग CFG इन कॉन्टेक्स्ट नेचुरल फॉर्म।
अब इसके अंदर देखें लाइव प्रोडक्शन एक दफ़ा है एक नॉन टर्मिनल के लिए, ऐसे एक नॉन टर्मिनल है इसकी लाइव प्रोडक्शन सिर्फ एक है, फिर एक नॉन टर्मिनल है इसकी भी लाइव प्रोडक्शन सिर्फ एक है, सी एक नॉन टर्मिनल है इसकी भी लाइव प्रोडक्शन सिर्फ एक है, यानी एक नॉन टर्मिनल के लिए एक से ज़्यादा लाइव प्रोडक्शन नहीं हो सकती CNF के अंदर। तो इसमें देखें P की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। तो अब अगर आपने इसके ऊपर पंपिंग लीमा लगाना है तो कौन सा लफ्ज़ चुनेंगे, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए 2 to power 3, यानी कि 8 से ज़्यादा लेटर का वर्ड आपने उठाना है और उसके ये 5 हिस्से करने हैं, ठीक है। और अगर इन 5 हिस्सों के ऊपर वो होल्ड करता हो तो वो उस ग्रामर का पार्ट होगा जी का। और पंपिंग लीमा मैंने आपको सारे बताएं कि सूडो थ्योरम्स हैं, ये होल्ड कर जाते हैं बातों का रॉन्गली, ठीक है। लैंग्वेज रेगुलर नहीं होती वो उसे रेगुलर कर देते हैं, ग्रामर जो है वो उस ग्रामर का वर्ड नहीं होता वो उसको शो कर देते हैं कि उसका पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए हम इनको थ्योरम्स को सीखने के लिए तो पंपिंग लीमा को पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ये है कि अपने थ्योरम्स बनाएं या अल्टरनेटिवली प्रेसाइज टूल इस्तेमाल करें। रेगुलर लैंग्वेजेस में प्रेसाइज टूल क्या है आपके पास FSA, नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस में और नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस में प्रेसाइज टूल क्या है आपके पास ट्यूरिंग मशीन। अगर आप DTM बना लेते हैं तो वो फिर उस ग्रामर का पार्ट है, और अगर उसकी नहीं बनती तो वो उसका पार्ट नहीं है। एनीवेज जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने बेसिकली पंपिंग लीमा और उसके कुछ ऑक्स नोट्स किए हैं। उसके ऑक्स नोट्स में क्या था जी, मेहल नेरॉड थ्योरम था आपके पास, और कॉन्टेक्स्ट नेचुरल फॉर्म थी, नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस थी, और उसकी पंपिंग लीमा थ्योरम की स्टेटमेंट थी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने आज की क्लास में की, और यहाँ पे हमारा जो सिलेबस है वो हो जाता है कंप्लीट। तो अब मैं आपको यहाँ पे ब्रेक दूंगा, आप 20 से आई थिंक 25 मिनट्स की करने ब्रेक, और 10:25 पे हम अपना सेशन दोबारा शुरू करते हैं जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं जो हूँ इस मीटिंग को भी एंड कर देता हूँ ताकि ये लेक्चर एज अ लेक्चर ऑफ ऑटोमेटा थ्योरी जो है वो अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आप आधे घंटे